तो हेलो जय हिंद दोस्तों, पेपर देने जाने से पहले जितने यहां बहुविकल्पी प्रश्न यानी जितने एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं उसे जरूर देख के जाना दोस्तों, क्योंकि यहां से एमसीक्यू प्रश्न बहुत उठता है। ठीक है, लाइव क्लास वाला अगर मेरा एमसीक्यू देखा होगा तब तो कोई दिक्कत बात, कोई डर की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसे जरूर देख लो, क्योंकि ये पक्का यहां से एमसीक्यू तुम्हारा बनेगा। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या होगा, इस तरह का बोर्ड एग्जाम का आपका कॉपी होगा, पेपर होगा सॉरी। ठीक है, उसके बाद इस तरह से देखोगे तो 6 एमसीक्यू यानी 6 नंबर के टिक आउट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर कम नहीं होता है, जिसको अच्छा परसेंटेज बनाना है तो उसके लिए 6 नंबर भी बहुत होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझो पहला प्रश्न क्या है इस तरह का एमसीक्यू में। और हाँ, सोर्स अगर जानना चाहते हो कि एमसीक्यू कहां से लाया हूं तो ये सारे अनसॉल्व के हैं। कहां के हैं? पीवाईक्यू से हैं। ठीक है, याद रखना, ज्यादातर मैंने टारगेट किया है 2024 को और 2023 को। तो ध्यान से देखो, कह रहा निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? इस तरह से 4 ऑप्शन दे सकता है, पोटेशियम क्लोराइड विलयन का, स्वर्ण विलयन का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट विलयन का। तो याद रखिएगा स्वर्ण विलयन का। किसका? स्वर्ण विलयन का, यानी जिसमें एयू यूज हो रहा हो। समझ रहे हो? इसका क्या होता है? परासरण दाब बहुत कम होता है, परासरण दाब बहुत कम होता है। ठीक है, यानी उसके परासरण को रोकने के लिए जो बाहर से पाई लगाया जाता है परासरण दाब, वो बहुत कम कम दबाव पे ही रुक जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण विलयन होता है वो। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी अधिक अम्लीय है? पानी अधिक अम्लीय है, या फिर C6H5OH, C6H5OH यानी फिनॉल कहते हैं इसे। दूसरा है आपका C2H5OH, जिसे आप एथिल अल्कोहल कहते हो। अगला है आपका CH3O, जिसे आप ईथर कहते हो। तो याद रखना, इनमें से सबसे अधिक अम्लीय जो होगा वो फिनॉल होगा। कहां गया रे भाई? वो क्या होगा आपका? फिनॉल होगा। कहां गया? ए है आपका, क्या होगा वो? फिनॉल होगा। सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा? फिनॉल होगा। इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है 2026 में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है? तो ल्यूकोस अभिकर्मक में आपको कई बार बता चुका हूं, HCl और जिंक क्लोराइड। ठीक ना, HCl और जिंक क्लोराइड का एक मिश्रण होता है। ल्यूकोस परीक्षण में होता क्या है कि इसका एक मिश्रण लेते हैं और इसके मिश्रण के अंदर डालते हैं अल्कोहल। क्या डालते हैं? अल्कोहल। इसी बहाने ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है जान लो इसके अंदर, यानी याद रखना इसे ल्यूकोस अभिकर्मक भी कहा जाता है। जब हम सांद्र HCl और निर्जल ZnCl में अल्कोहल को डालते हैं तो ये अल्कोहल की पहचान करता है कि अल्कोहल प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है। समझे या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, और अच्छे से जानने के लिए परीक्षण वाला मेरा वीडियो आप देख सकते हो। एक थंबनेल पे इस तरफ नियम होगा, एक तरफ परीक्षण लिखा होगा। उम्मीद है कि आपने देख भी लिया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपगत अभिकर्मक क्या है? ठीक है, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद करने के लिए, यानी एसिटल्डिहाइड और एसीटोन को पहचानने के लिए, ठीक है, कौन से अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, सीफ अभिकर्मक, ल्यूकोस अभिकर्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सीफ अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के लिए, क्योंकि आपको पता है एसीटोन क्या है? एक तरह का कीटोन का ही तो रूप है ना। क्या है? कीटोन ही तो है। अगर आपको इस तरह से अगर दिया जाए तो कीटोन है, और R हटा के CH3 लगा दो, तो क्या हो गया? एसीटोन हो गया। तो कीटोन एसीटोन एक ही है। तो याद रखना, ल्यूकोस परीक्षण हो या फिर कहाँ गया, और ल्यूकोस हो गया या फेहलिंग हो गया, ये जितने भी हैं वो कीटोन का पहचान नहीं करा पाते, कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये तो ऐसे ही हट गया। ठीक ना, तो बचा क्या? सीफ अभिकर्मक। के लोग ऐसे ही गए। ठीक ना, इनमें से कोई नहीं है, ऐसे ही गया। ठीक ना, अब 2 बचे, सीफ अभिकर्मक और हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक भी पहचान नहीं कर पाता है, बचता कौन है? सीफ अभिकर्मक। यानी कीटोन की पहचान करने के लिए सीफ अभिकर्मक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है? निम्न में कौन सा एमीन है जो कार्बिल एमीन की अभिक्रिया नहीं देता है? तो कौन है भैया? CH3NH है ये। ठीक है, CH3 है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बताओ। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? रतौंधी होता है। अगला, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म इसमें कौन सा नहीं है? ये बात तो हर कोई जानता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं? 4 होते हैं।
कितने होते हैं? 4 होते हैं, समझ रहे हो? 4 होते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, वांठा गुणांक, समझ रहे हो? तो इनमें से देख लो, परासरण दाब हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, वाष्प दाब हो गया, पृष्ठीय तनाव ये है जो तुम्हारा क्या है कि अणुसंख गुणधर्म नहीं है, तो पृष्ठीय तनाव पे टिक लगाना। अगला प्रश्न है, 3 धात्विक आयन दिए गए हैं एक्स वाई जेड। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना? प्लस 0.52 वोल्ट। वाई का वैल्यू कितना दिया है? 3.03 वोल्ट। और जेड का वैल्यू कितना दिया है? -1.18 वोल्ट। अब कह रहा है कि ये जो आपको दिया है धातुओं की बढ़ती अपचयन क्षमता का क्रम बताइए क्या होगा। धातुओं की बढ़ती अपचयन क्रम का क्षमता, तो इसमें का जो वैल्यू सबसे बड़ा है, इनमें से जिसका वोल्टता सबसे ज्यादा बड़ा है उसकी अपचयता भी क्षमता बहुत बड़ी होगी धातु की। तो यहाँ पे जैसे y हो गया, ठीक ना, y के बाद क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सबसे छोटा क्या होगा? x होगा। समझ आई मेरी बातें? अगला है, एक मिनट, यहाँ पे आंसर गलत दिया है, ठीक ना। आपका क्या है? y सबसे बड़ा है, y से फिर छोटा कौन है? x है, ठीक ना। फिर सबसे छोटा कौन है? z, ये सही होगा, ठीक ना। y x z, y x z, y x z, y x z, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि CuCN4 ऊपर में क्या दिया? -3 में कॉपर की समन्वय संख्या क्या होती है? अच्छा, समन्वय संख्या किसे कहते हैं पता है? समन्वय संख्या उसे बोलते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो जस्ट ये जो लगा हुआ है CuCN4 के पावर कितना है? -3। वैसे बता चुका हूं उस वाले टिक आउट में। ये कॉपर क्या है? जस्ट इस डब्बे के बाद, ये जो मैं घुमा रहा हूं इसके जस्ट बाद जो भी तुम्हें मिल जाए उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और इसी केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जितने भी अंदर बचेंगे वो लिगेंड होते हैं। तो साइनाइड जो है CN, वो कितने बार जुड़ रहा है इसके पास? एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, और एक बार इधर से, यानी साइनाइड 4 बार जुड़ रहा है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितने लिगेंड जुड़ते हैं, जितने बार लिगेंड जुड़ते हैं, उन्हें ही उनके समन्वय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CN के बगल में ब्रैकेट में 4 है, तो इसका मतलब कॉपर के साथ 4 बार जुड़ रहे हैं लोग, 4 बार, 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं। तो जितने लिगेंड जुड़ेंगे उतनी उसकी समन्वय संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ ऐसे दिखा दूं कि मान लो ऐसे दिखा दूं, जरा बताना भाई, कोई जरूरी है कि यही सेम देगा भाई? पलट के भी तो दे सकता है, इस तरह से, इस तरह से पलट के भी दे सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। इस तरह दे दिया। अब बताइए इसकी समन्वय संख्या क्या है? तो समन्वय संख्या पता लगाने के लिए आपको डब्बे के बाहर में क्या दिया है, क्या लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं। डब्बे के बाहर क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें डब्बे के अंदर पहुंचना होगा। और कोबाल्ट के बाद जितने भी हैं वो कौन है? अमोनिया है, NH3, और कितना है बाहर? होल 6। होल 6 का मतलब अमोनिया इसके पास 6 बार जुड़ा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ यहां तक? बहुत बढ़िया। अब अगला है कि RX और NaI के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे फिंकल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अभी फिलहाल अभिक्रिया वाले वीडियो में बताया था मैंने कि आपको याद है RX जो है, अगर भूले नहीं होगे तो, NI की अगर अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ? RX के साथ, तो आपको पता है I X के जगह पे और X I के जगह पे चला जाता है, यानी RI हो जाता है और प्लस NaX हो जाता है। X के जगह Cl ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है। तो इसे फिंकल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अगर यही ये अभिक्रिया ऐसी टोन की उपस्थिति में होता है, अगर यहीं पे अगर मान लो सपोज दैट RX हो, लेकिन तुम NI ना लेकर के AgF ले लेते हो, क्या ले लेते हो? सिल्वर फ्लोराइड, ये ले लेते हो, और एसीटोन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करते हो, एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हो, तो यहाँ पे फिर वही घटना घटेगा। X के जगह पे F आ जाएगा और F के जगह पे X चला जाएगा, यानी R के बगल में X है तो X हट के कौन चला जाएगा? F। और R के बगल में कौन आ जाएगा? Ag आ जाएगा। R के बगल में कौन अरे उल्टा लिख दिया, ठीक ना। Ag के बगल में कौन आ जाएगा? X आ जाएगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है श्वार्ट्ज अभिक्रिया,
क्रिया, इसको स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है। तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी पूछा जा सकता है। तो फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ही थोड़ा सा, नन्ना सा मुन्ना सा। समझ आई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? बुटर्ज अभिक्रिया, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया बता ही दिया हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये चीज। आगे बढ़ते हैं। RnH2 और HNO2 की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो उससे बनता है अल्कोहल। क्या बनता है भैया? अल्कोहल बनता है। इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है? अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, Fe एस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का है या फिर एफ ब्लॉक का? तो हर कोई जानता है डी ब्लॉक का है। लोहा ज्यादातर कहाँ मिलता है? डी ब्लॉक में मिलता है। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, जिसमें डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला जाता है ज्यादातर? संक्रमण धातु तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक में तो Zn भी है, जिंक भी है। तो डी ब्लॉक में जिंक भी है, तो जिंक संक्रमण तत्व है या नहीं? जिंक संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व है या नहीं? नहीं है। जिंक डी ब्लॉक में होते हुए भी नहीं है। इसके लिए आपको अभी कुछ देर पहले वीडियो में बोला था, एक बात दोबारा दोहरा देता हूं कि डी ब्लॉक और जैव अणु और उप संयोजन वाला किसी कीमत पे मत छोड़िए, प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला इसमें से विन्यास कौन सा है? तो इसमें से अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन है? 3D5 4s2। ठीक है, 3D5 4s2 है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल की वोल्टता क्या होती है? अचानक शून्य हो जाएगी। अगर लवण सेतु हटा दोगे तो सेल की जो वोल्टता होती है वो अचानक शून्य हो जाएगी गिर करके, याद रखना, भूलना मत। ठीक है, अगला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? तो इसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा शून्य होता है, एक कई बार बता चुका। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव अलग से भी पूछा जा सकता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को परिभाषित करो, ऐसे अचानक पूछा जा सकता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है? देखिए, एक पात्र लिया जाता है, ठीक है, एक कंटेनर, इस कंटेनर में क्या लिया जाता है? वैद्युत अपघट्य लिया जाता है, वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जो आयन में टूट जाए। तो यहाँ HCl नाम का वैद्युत अपघट्य लिया जाएगा और ये मानक है। मानक का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक ना, मानक स्थिति का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, सांद्रता जो है, सांद्रता 1 मोल होनी चाहिए और दाब जो है वो 1 वायुमंडलीय दाब यानी 1 ATM होना चाहिए। इतनी कंडीशन होगी तभी इसे कहा जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी ये कंडीशन होती है, 25 टेम्परेचर डिग्री तापमान रखा जाता है। इसके अंदर जो लिक्विड डाला जाता है, इसके अंदर जो लिक्विड डाला जाता है, सीख लो इसी बहाने। ठीक ना, टिक आउट के साथ साथ मेन चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक ना, इसमें लिक्विड भरा जाता है। ठीक ना, क्या भरा जाता है? लिक्विड। और लिक्विड भरने के बाद एक इसमें इस तरह से एक छड़ डाली जाती है और ये छड़ जो होता है ये प्लेटिनम की होती है। ये प्लेटिनम की एक छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? प्लेटिनम की छड़ होती है। और बाद में इसे एक इस तरह से कांच की नली द्वारा इस तरह से पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। फिर बाहर से ये यहां से तार ऐसे निकाल दिया जाता है। फिर बाहर से हाइड्रोजन गैस का प्रवाह किया जाता है इस तरह से, और हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम की पूरी रॉड पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है और इसे ये बन जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, ये इलेक्ट्रोड दोनों का काम कर सकता है, एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी। समझ रहे हो? दोनों का काम। और इसका हमेशा वोल्टेज जो होता है वो 0 जो होता है, 0 वोल्ट। समझ आई मेरी बातें? तो एक छोटी सी चीज में इतनी बड़ी चीज मैंने सिखा दी। चलो आगे बढ़ते हैं। K इजिकल टू ए ई पावर में KA बटा KA नहीं EA बटा RT। अब पूछ रहा है EA क्या है? सत्य कथन बताइए। तो EA क्या है? E जो है वो सक्रिय ऊर्जा है। क्या है? EA क्या है भैया? सक्रिय ऊर्जा है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ कह रहा है A अवशोषण ऊर्जा है क्या? नहीं, A सांद्रता है। क्या है? A सांद्रता है विलायक की।
ये रीडबर्ग नियतांक है? नहीं, गैस नियतांक है। के साम स्थिरांक है? बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक ना। साम स्थिरांक नहीं दे साला, वेग स्थिरांक है। के क्या है? वेग स्थिरांक। ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक की पहचान टॉलुइन अभिकर्मक से होती है? टॉलेन अभिकर्मक। तो टॉलेन अभिकर्मक से किसकी? एल्डिहाइड की पहचान होती है। किससे? सीफ अभिकर्मक वाला तो बता ही दिया, एसीटोन की पहचान करता है, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए कौन है? टॉलेन अभिकर्मक है, ठीक है। अगला है, किसी विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। किसी विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? विलय के कणों की संख्या पर, ठीक ना। अणु संख्या, देखो अणु संख्या यानी अणुओं की संख्या, तो संख्या के ऊपर बात कर रहा है, तो संख्या जरूर आएगा, ठीक ना। तो विलय के अणुओं की संख्या पर या कणों की संख्या पर। के MnO4 में MnO की ऑक्सीकरण निकालनी है, यानी के MnO4 में MnO की Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो के कितने बार है? एक बार। के का कितना होता है? +1 होता है। प्लस Mn जिसका निकालना है उसको x लिख दो, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है? 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। हर कोई जानता है, बराबर में 0 लगा दो, क्योंकि पावर में कुछ नहीं है चार्ज में, तो 0 लगा दो। तो एक एकम एक, x प्लस माइनस माइनस 6 माइनस में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया आपका? 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। लेकिन यहाँ पे आ रहा है आंसर में 7, ठीक ना। तो कहाँ मिस्टेक हो गया भैया? कहाँ मिस्टेक हो गया? हा 4 दूनी 8 होगा ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। और 1 घटेगा तो अरे बाप रे बाप, देखा कैसा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से होने पर क्या प्राप्त होता है? तो कह रहा है कि पी फॉर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। अभी जस्ट इस पे उल्टा करके क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, इस बार पूछ दिया विटामिन ए की रतौंधी किससे होता है। तो ये सी वाला भी उल्टा कर लेना। जैसे आप पता है ना कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऐसे भी उल्टा करके पूछ सकता है। डी की विटामिन की कमी से क्या होगा? B1 विटामिन की कमी से क्या होगा? तो ये भी देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अगला है उप संयोजन संख्या, ठीक ना। तो इसका उप संयोजन संख्या क्या होगा? तो निकाल के देख लो, 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, इस कोबाल्ट को छोड़ दो और इसके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं? अमोनिया 4 बार, क्लोरीन 2 बार, तो 4 2 6, यानी इसका संयोजन, यानी यहाँ भी कुल मिला करके यहाँ पे लिगेंड के पास लिगेंड कितने जुड़ रहे हैं यही मायने रखता है। तो बहुत ही ईजी है, उतना हार्ड नहीं है। अगला है, इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है। कौन? CrO2Cl2। निम्नलिखित लिगेंड में कौन सा उभयदंती लिगेंड है? उभयदंती का मतलब होता है जो अकेला हो लेकिन कई लोगों से जुड़ जाए, ठीक ना। अकेला हो कई लोगों से जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर में आपका यहाँ पे दिखा रहा है, तीसरा उत्तर है। क्या है? तीसरा वाला। अगला है, एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। आए तो जरूर करना। सी वॉल्फ स्किनर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना CH2 प्राप्त होता है, डबल बॉन्ड के साथ CH2, यहाँ कुछ और लगा रहता है, ठीक है। अगला है, Mn की अति साम्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो 2 और 7 हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 7 भी। 7 निकाल के अभी दिखाया मैंने, और 2 भी देख लो, ठीक है। फिर कह रहा है कॉपर का उप संयोजन संख्या, तो कितना होगा देख लो। कॉपर के पास कितने कॉपर हो गया, कॉपर के पास कितने लोग जुड़ रहे हैं? साइनाइड 4 बार जुड़ रहा है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यहीं तक प्रश्न था, ठीक है, यहीं तक प्रश्न था। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो इससे MC को पूरा एकदम दिमाग में बैठा लो। लेकिन मैं पता ही है कि मैं झूठ बोलने वाला काम नहीं करता। इस MCQ से केवल आपका काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, मेरे वीडियो से जब लोगो पे क्लिक करोगे, मेरे थंबनेल जो वीडियो है तो चैनल का लोगो होता है ना, ऐसे करके उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कई सारा सेक्शन दिखना है ना, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव और क्या कहते हैं प्लेलिस्ट। तो शॉर्ट लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे तो तुम्हें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट या 40 मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हें केमिस्ट्री का MCQ मिल जाएगा। उसे देखोगे तो 100% बम पर तैयारी हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा बताया गया है। समझ आई मेरी बात है? 40 से भी ज़्यादा, तो उसे जरूर देखना, ठीक है। एक रिवीजन कराने का पूरा एक बेहतर साधन था, इसे करने के बाद उसे जरूर देख लेना। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट मतलब कि निवेदन करना चाहूँगा, ठीक है।
तो जरूर उसे करोगे। तो इतना तैयार कर लो, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।